इस आदमी के सूंघने की शक्ति किसी भी कुत्ते से 100 गुना ज्यादा होती है। एक पैसेंजर प्लेन में चढ़ता है और उसकी बाजू प्लास्टर से बंधी होती है और इन केमिकल्स की तेज स्मेल ने इस स्निफर को चौकन्ना कर दिया और कुछ ही सेकंड्स में इसे सारी डिटेल पता चल जाती है। इस आदमी ने अपने हाथ को बैंडेज से बांधा होता है और ऊपर एक प्लास्टिक लेयर बांधी होती है और एक छोटा सा माइक्रो डेटोनेटर उसके ऊपर बांधा होता है और इस सब को एक कैस्ट के अंदर सील कर लिया होता है ताकि ब्लास्ट का फोर्स बढ़ जाए। इसने एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए एक मेटल फ्रेम भी बांधा होता है। शॉर्ट में इसने अपने आप को एक बॉम्ब बना लिया था और इस प्लेन में ब्लास्ट करने वाला था और ये सारा एनालिसिस सिर्फ 0.1 सेकंड में होता है। जैसे ये पैसेंजर स्निफर के पास से निकलता है तो इसकी बाजू पर बंधे स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव्स का पता इस स्निफर को चल जाता है। वो जल्दी से फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाता है और कहता है कि इस प्लेन में एक बॉम्ब है। ये अटेंडेंट घबरा जाती है और कैप्टन को बुलाती है और ये स्निफर उन्हें शांति से समझाता है। स्निफर इनसे कहता है कि जो सीट 32C पे बैठा हुआ शख्स है उसके हाथ पे बंधा हुआ ये प्लास्टर एक बॉम्ब है और अगर ये फट गया तो ये पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकता है या तो फिर इस पूरे प्लेन के पर कच्चे उड़ जाएंगे और वो इनसे टेक ऑफ करने को मना कहता है। कैप्टन इस पैसेंजर की तरफ देखता है जो कि दिखने में साधारण था और उसके हाथ पे पट्टी भी बंधी हुई थी और उसे यकीन नहीं होता है कि इससे हमें कोई खतरा है। वो सख्ती से स्निफर को वार्निंग देता है कि हर एक पैसेंजर सिक्योरिटी चेक से गुजरा हुआ है और कोई भी प्लेन में बॉम्ब नहीं ला सकता। उसे जलाने के लिए तुम्हें लाइटर चाहिए और लाइटर यहाँ पे अलाउड नहीं है और अगर ये रिमोट से ट्रिगर होने वाला है तो जब हम हवा में होंगे तो उसकी सिग्नल काम नहीं करेगी। तमाशा करना बंद कर दो वरना मैं सिक्योरिटी से कह के तुम्हें फ्लाइट से निकाल सकता हूँ। स्निफर फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि मुझे एसीटोन पेरोक्साइड की स्मेल आई है जो कि एक बॉम्ब मेकिंग मटेरियल है और जहाँ तक मुझे पता है तो इस प्लेन में सारे 208 पैसेंजर्स मर सकते हैं। कैप्टन और अटेंडेंट एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी सूंघने की शक्ति से बॉम्ब डिटेक्शन टीम को बुलाएं? क्या हम तुम्हें बच्चे दिखाई देते हैं? तुम क्या हो, कोई पुलिस वाले हो? ये स्निफर हंसता है और सिंपली समझाने लगता है कि 35 मिनट पहले तुम दोनों ने कॉकपिट में सेक्स किया था। तुम दोनों के अंडरवेयर्स पे अभी भी सेंट मौजूद है। और ये बात सुनकर ये दोनों शॉक होते हैं क्योंकि ये सच था। उनको ये आइडिया नहीं होता है कि इसके सूंघने की शक्ति K9 से 100 गुना ज्यादा है। और इस बार कैप्टन कुछ भी नहीं कहता और पुलिस को कांटेक्ट करता है। इस आदमी ने एक टेररिस्ट अटैक को रुकाया था सिर्फ अपने सूंघने की शक्ति। इसने 208 लोगों की जान बचाई है लेकिन इसकी क्षमता इससे कई ज्यादा होती है। जैसे वो घर पहुंचता है उसको अपनी एक्स वाइफ का कॉल आता है जो कहती है कि उनका बेटा स्कूल में वीड बेचते हुए पकड़ा गया है और प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल रहा है। ये तुरंत से स्कूल पहुंचता है तो प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारा बेटा और 3 और लोग गैराज में वीड पीते हुए पकड़े गए हैं और मुझे इसके पास से वीड मिली है और स्कूल की पॉलिसी के तहत उसे स्कूल से निकाला जाएगा और जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाएगा और मैंने बाकी स्टूडेंट्स को भी बोल दिया है कि तुम्हारे बेटे की तरह ना बने। ये स्निफर गुस्सा नहीं होता और अपने बेटे से कहता है क्या ये वीड तुम्हारी है? तो इसका बेटा कुछ नहीं कहता है और सर झुका देता है और प्रिंसिपल इसकी खामोशी को हाँ समझ लेता है। इसकी माँ इसके बाजू पे नीडल मार्क्स चेक करने लगती है लेकिन स्निफर कहता है कि जैसे मैं इस कमरे में आया तो मुझे पता चल गया था कि मेरे बेटे ने कोई भी स्मोकिंग नहीं की है, उसने सिर्फ 2 पफ्स लिए हैं। इसके बाद स्निफर अपनी नोज क्लिप रिमूव करता है, ग्लव्स पहन के वो वीड बैग उठाता है और इस बैग की स्मेल लेने लगता है और इस पाउच को सूंघते ही उसे एक दूसरे इंसान की मौजूदगी एहसास होती है। वो प्रिंसिपल से कहता है कि इसके साथ दूसरा लड़का भी था और ये स्निफर जल्द से क्लासरूम में जाने लगता है। प्रिंसिपल इसके पीछे जाते हैं और उसे कहता है कि तुम एक स्टूडेंट की प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकते। क्या तुम एक रात जेल में बिताना चाहते हो? स्निफर इसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे अपने बेटे को बेगुनाह साबित करना है। वो ट्रेल को फॉलो करते हुए केमिस्ट्री लैब में जाता है जहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो हर रो में ध्यान से जाने लगता है और स्मेल को सूंघ रहा होता है और एक लड़की के पास जाके रुकता है। ये सेंट ही इसे यहाँ तक लेके आई थी। वो इस बच्चे का बैग उठाता है और इस बच्चे से कहता है कि क्या ये तुम्हारा है? तो बच्चा पैनिक होता है। स्निफर कहता है ठीक है अगर तुम नहीं मानते और वो इस बैग को डेस्क पे उल्टा कर देता है और जैसा एक्सपेक्ट किया था इस बैग से वीड के 3 पाउचेस और निकलते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि ये बच्चा स्कूल का मेन डीलर था। और स्निफर प्रिंसिपल से कहता है कि तुम पुलिस को बुला सकते हो। प्रिंसिपल बहुत स्टंट होता है क्योंकि वो एक बेगुनाह का करियर खत्म करने लगा था और जैसे ही स्निफर दरवाजे पे पहुंचता है वो पीछे मुड़ के कहता है वैसे भी ये कोई अच्छी वीड नहीं थी बल्कि घटिया थी। ये सारा क्लास हंसने लगता है और प्रिंसिपल का यहाँ पे मजाक बनता है। इसका बेटा कहता है कि मैं इसलिए चुप बैठा क्योंकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाना चाहता था लेकिन ये सब तो एक छोटा मैटर था। ये आदमी एक सीक्रेट डिटेक्टिव होता है। यहाँ से निकलने के बाद वो एक केस को हैंडल करने जाता है। ये एक लॉक्ड रूम मर्डर होता है और विक्टिम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर होता है। ये
क्राइम सीन बिल्कुल अनटच था और यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। जो इस केस का लीड इन्वेस्टिगेटर होता है विक्टर, उसे लगता है कि ये इनसाइड जॉब है और तभी यहाँ पे ये स्निफर आता है और पहले ही वो उस यंग ऑफिसर को स्मेल करने लगता है और उसे कहता है कि तुम 25 या 26 साल के हो और कल रात तुमने शराब पी है जिसमें 56% विस्की थी। ये जवान ऑफिसर घबरा जाता है और उससे कहता है क्या तुम मुझे धमका रहे हो, क्योंकि स्निफर को हमेशा एक केस सॉल्व करने से पहले अपनी स्किल्स दिखानी होती है, नहीं तो सबको लगेगा कि ये पागल आदमी है जैसे कि एयरप्लेन में उसने वो, और तब से वो अपने आप को प्रूव करता है ताकि उसे काम करने में दिक्कत ना हो। ये स्निफर इस लिविंग रूम में आराम से सांस लेने लगता है यानी कि सूंघने लगता है और यहाँ पर उन लोगों की सुगंध डिफरेंट तरह के शेप्स में आने लगती है और ये होती है इसकी सिग्नेचर स्किल। ये स्मेल्स को विजुअलाइज कर सकता है। जब कोई स्मेल नेजल कैविटी में जाती है और इफिलियम को टच करती है तो ये एक सेंसर की तरह काम करने लगता है। ये ब्रेन के स्मेल प्रोसेसर्स को सिग्नल भेजने लगता है और इस सेंट से इस स्निफर के माइंड में उनके इमेज क्रिएट होते हैं। ये स्निफर कहता है कि ये एक मर्डर था क्योंकि इस विक्टिम की कॉफी में जॉक्सिन मिला है जो कि एक हार्ड मेडिकेशन है और अगर ओवरडोज हो तो उससे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। उसे सोफा पे सिगरेट की स्मेल भी आती है लेकिन इस विक्टिम को हार्ट डिजीज थी और उसने कभी सिगरेट नहीं पी थी और ये सोफा का सेंट किलर का है। और इस स्मेल को फॉलो करते हुए स्निफर कहता है कि कातिल एक 40 से 45 साल का आदमी है और अभी वो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि उसे किलर्स के राइट आर्म पे निकोटीन पैचेस मिलते हैं। वो किलर एक पैसों से बड़ा बैग लेकर यहाँ से निकला है और इस टाइप की करेंसी बर्लिन बैंक में प्रिंट होती है जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंपाउंड को मिक्स किया जाता है और ये कहता है कि ये मर्डर पैसों के लिए किया गया है। स्निफर ये भी कहता है कि किलर आमतौर पे एक सॉल्ट रूम में जाया करता है, एक ऐसा चेम्बर जिसकी दीवारें सी सॉल्ट से बनी होती हैं और जो कि यूक्रेन में कॉमन है और वो सॉल्ट रूम स्मोकिंग छोड़ने में मदद करता है। तुम उस सॉल्ट रूम को ढूंढो, तुम्हें किलर मिल जाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद ये स्निफर घर जा रहा होता है लेकिन तभी एक बिल्ली इसके ऊपर जंप मारती है और स्निफर इसे बाजू में पकड़ लेता है। जबकि उसे कैट से एलर्जी थी तो उसके एलर्जी सेंसर्स इमीडिएटली एक्टिव होते हैं और वो तुरंत जाके घर पे दवाई खाने लगता है। इसी दौरान विक्टर कॉल करता है और कहता है कि इस सिटी में लगभग 500 सॉल्ट रूम्स है और जब तक हम उन सभी रूम्स में ढूंढने लगेंगे तब तक किलर यहाँ से निकल जाएगा। स्निफर कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी हुई है और मैं 3 दिन तक घर से नहीं निकल सकता, तुम्हें खुद ब खुद इस मसले को देखना होगा। अब विक्टर के पास ना ही ह्यूमन स्निफर है और ना ही कोई दूसरा सपोर्ट। अब विक्टर विक्टिम के कागजों को देखने लगता है। जबकि स्निफर ने कहा था कि ये मर्डर पैसों के लिए किया गया है तो उसे जल्दी पता चलता है कि एक कंपनी को 2 मिलियन यूरोज का नुकसान हुआ है। तो सीएफओ कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये पैसे कैसे गायब हुए क्योंकि जब ये हुआ था तब मैं बार में 4 होस्टेसेस के साथ काम कर रहा था। इसकी ये बातें सॉलिड थी और विक्टर इस इन्वेस्टिगेशन को डेड एंड करता है। अब विक्टर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन स्निफर को दवाइयों से नफरत थी क्योंकि ये दवाइयाँ सिर्फ एलर्जी को असर करती थी, ना कि रियल कॉज को। लेकिन ये डॉक्टर कुछ अलग था। ये इसकी नाक में फ्लैश लाइट डालकर देखने लगती है तो वो कहती है कि तुम आमतौर पे नोज क्लिप पहनते हो और तुम्हें कैट से एलर्जी है और तुम्हारी नेजल मेम्ब्रेन इतनी ओवररेटेड हो गई है कि उससे खून निकलने लगा क्योंकि तुमने बहुत सारा एलर्जी स्प्रे अपनी नाक में छिड़का था। ये स्निफर हैरान होता है क्योंकि ये डॉक्टर भी इसकी तरह बहुत काबिल होती है और तेज भी होती है। अब स्निफर को भी अपनी स्किल दिखानी थी तो वो कहता है कि तुम लगभग 35 साल की हो और अकेले रह रहे हो, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, कोई भी पेट्स नहीं है और तुम एक पूल में नहाते हो जिसका क्लोरीन लेवल हद से ज्यादा है। तुम्हें स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है और तुम आमतौर पे छोटे छोटे स्नैक्स खाते रहते हो और चॉकलेट कैंडीज भी जिससे तुम्हें थोड़ी एलर्जी भी होती है। इसके सूंघने की शक्ति 10 गुना ज्यादा होती है एक नॉर्मल इंसान से। ये डॉक्टर इनहेलेशन थेरेपी को प्रिस्क्राइब करता है। इसके बाद स्निफर को एक दूसरे मर्डर की खबर मिलती है। उस कंपनी के सीएफओ को मार दिया गया था और जब यहाँ पे आता है तो पहले से जो फॉरेंसिक एग्जामिनर होता है वो अपना सिर ना में हिलाता है क्योंकि उसे लगता है मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है और ये कल का आया हुआ बंदा मेरे से नहीं जीत सकता। अब ये स्निफर विक्टिम का हाथ उठाकर उससे स्मेल करने लगता है और उसे तुरंत पता चलता है कि ये मर्डर भी पहले वाले कातिल ने किया है। इस सीएफओ ने उस चोरी के पैसे को हाथ लगाया था जो कि अब उस किलर के पास है। इसके दोनों हाथों में टाइटेनियम डाइऑक्साइड की स्मेल होती है जो कि आमतौर पे पेंट बॉल बैग्स पे मिलता है। इसका मतलब है या तो सीएफओ या तो वो किलर आमतौर पे पेंट बॉल खेलते हैं। ये स्निफर इस विक्टिम के बैग स्मेल करता है और इसकी बात सुनकर ये एक्सपीरियंस डिटेक्टिव हैरान होता है। स्निफर कहता है कि ये बैग किलर का है। सीएफओ की कार में कोई भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड का सेंट नहीं था और इस बात से सच साबित होता है कि सीएफओ और मर्डरर आपस में मिले हुए थे। इस सीएफओ ने ये चोरी और इस मर्डर को कवर अप किया था लेकिन फिर किलर दोबारा से वापस आता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए और उसे मार देता है ताकि वो चुप हो जाए। अगला स्टेप किलर को पकड़ने का होता है। इसके बाद ये स्निफर वेस्ट पेपर के स्मेल को सूंघता है और उसे इस बैग
बैग पे एक अलग सी स्मेल आती है जो कि सिर्फ एक ही पेंटबॉल क्लब से मैच होती है जो कि इसी शहर में होती है। वो जल्दी से वहाँ पे जाते हैं तो विक्टर यहाँ के सभी प्लेयर से मिलता है, जबकि स्निफर उन्हें चुपचाप सूंघ रहा होता है ताकि वो उस परफेक्ट किलर को ढूंढ सके। और जब ये लोग अपने कपड़े बदल रहे होते हैं तो इस स्निफर को एक जानी पहचानी स्मेल आती है। तभी एक गंजा आदमी अंदर आता है जिसके बाजू पर निकोटीन पैच होता है। इसके बाद हर कोई अपना हेलमेट पहनता है और बाहर चला जाता है और स्निफर 20 लोगों की सुगंध को, और जबकि उसमें पसीने की स्मेल भी होती है और ऊपर से टाइटेनियम डाइऑक्साइड की स्मेल अलग से, तो उसके लिए काम थोड़ा कठिन हो जाता है। जब गेम स्टार्ट होती है तो स्निफर शांति से एक जगह बैठता है और तभी एक आदमी एलिमिनेट होता है और इसे तुरंत से पता चलता है कि यही किलर है। जब स्निफर विक्टर को बताने के लिए उठता है तो तभी वो एलिमिनेट होता है। गिरते गिरते उसे चेतावनी देता है कि होशियार रहो, उसके पास वेपन है। विक्टर इसके पीछे जाता है और ये किलर बैग हाथ में लिए यहाँ से भागने लगता है। विक्टर ऊपर से चढ़ता है और उसे ऊपर से निशाना बनाता है और एक ही झटके में उसे दबोच लेता है और इसे पकड़ लेता है। अब इसके बाद ये स्निफर अपना काम खत्म करके इसकी एक्स वाइफ इसके पास आती है और कहती है कि उनके बेटे को एक कत्ल के शक में गिरफ्तार कर लिया है और वो जल्दी से विक्टर को लेके पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस कमिश्नर कहता है कि तुम्हारे बेटे ने एक ड्रग डीलर को मारा है, जब वो हमें मिला तो उसके पास गन थी। इस स्निफर को इसकी बातों पे यकीन नहीं होता है क्योंकि उसे पता था उसका बेटा अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये इसे अपने बेटे से मिलवाने के लिए कहता है, लेकिन ये चीफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये आपस में मिलकर कोई स्टोरी बनाएंगे। अब स्निफर और भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो अपनी नोज क्लिप हटाता है और एक लंबी सांस खींचता है और कहता है कि तुम 45 साल के हो, तुमने कभी सिगरेट नहीं पी है, तुमने शादी भी नहीं की है और तुम्हें बीज से बहुत ज्यादा प्यार है, यानी मधुमक्खी। ये चीफ हैरान होता है और उसे तुरंत से पता चलता है कि ये वही इनफेमस स्निफ हाउंड है। ये स्निफर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन ये चीफ अभी भी उसे अपने बेटे से मिलने के लिए मना करता है। अब कोई भी ऑप्शन ना होने के बाद स्निफर और विक्टर उस क्राइम सीन पे जाते हैं और तभी एक नेबर अपने दरवाजे के सुराग से देखने लगता है तो विक्टर उसके होल पे टेप लगा देता है क्योंकि ये परमिशन के बगैर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। विक्टर लॉक को खुलाता है और फिर स्टीम से इस दरवाजे पे सील को हटाता है और इसी टाइम पे वो टेप दरवाजे से उड़ जाता है और ये नेबर सब कुछ देख लेता है और पुलिस को कॉल कर लेता है। अंदर जाने के बाद स्निफर सेंट पैटर्न्स को एनालाइज करता है। इसका बेटा तो यहाँ पे था और वो बेहोश होकर जमीन पे लेटा हुआ था और उसके हाथ में गन होती है। ये दोबारा से सूंघ लेता है और उसे पुलिस चीफ और 2 दूसरे डिटेक्टिव्स की स्मेल महसूस होती है जो कि पहले यहाँ पे आए थे और जो कि नॉर्मल था, लेकिन स्निफर को अब भी कुछ गड़बड़ लगती है। अब तीसरी गहरी स्निफ लेने के बाद ये कुछ रेलेवेंट सेंट्स को दूर कर देता है। उसे एक दूसरे आदमी की स्मेल आती है जिसके हाथ में गन था और ये आदमी लगभग 35 से 37 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे सेंट्स मिक्स होते हैं इसे ये नहीं पता लगता कि उस आदमी ने गन चलाई है या नहीं। उसे एक स्टैंडिंग लैंप के पीछे फूलों की खुशबू भी आती है। इसे लगता है कि किलर ने डीलर को मारा है। इसे लगता है कि किलर ने डीलर को मारा है इस फूल के ऊपर और उसके बेटे को फ्रेम किया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। इसके बाद ये यहाँ से निकलते हैं तो पुलिस चीफ को उस अनऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चलता है और जल्दी से विक्टर के सुपीरियर को कॉल करके इन्हें केस से हटाने को कहता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है और इस स्निफर को रातों को नींद नहीं आती और साथ ही साथ उसकी एक्स वाइफ भी दिन रात रोने लगती है। एक दिन एक गंजा आदमी स्निफर के पास आता है और कहता है कि उसने उसके बेटे के साथ एक रात जेल में बिताई है। ये कहता है कि उसे पता है कि किलर कौन है और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए वो $1000 की डील करता है। अब से हम स्निफर को जैक बुलाएंगे। जैक को इस आदमी से अपने बेटे की स्मेल आती है तो जैक पैसे लेने के लिए जाता है। जब वो गया तो ये गंजा आदमी एक सिल्वर कप चुरा लेता है और जब जैक वापस आता है तो वो इसे सिर्फ $900 देता है। तो ये आदमी कंप्लेन करता है, लेकिन जैक कहता है कि जो सिल्वर कप तुमने चुराया है वो $100 का है और वो $100 मिलाकर तुम्हारे $1000 बराबर होते हैं। ये आदमी शर्मिंदा होकर उसे सिल्वर कप दे देता है तो जैक भी इसे पूरे पैसे दे देता है, लेकिन अगले ही पल यह आदमी स्निफर के सिर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है और यहाँ से सारे सिल्वर कप्स चुरा लेता है। इसके बाद विक्टर इसे ढूंढ लेता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। इसके बाद डॉक्टर इसके नाक की सफाई करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्निफर इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो इसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसे इसकी स्मेल नहीं आ रही है। ये एक ऑरेंज उठाकर सूंघने लगता है, लेकिन उसे कोई भी स्मेल नहीं आती। उस आदमी ने इसके सेंस ऑफ स्मेल को खराब कर देता है। इसके बाद विक्टर उस गंजे आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अरेस्ट कर सके और उससे रियल किलर के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सके, लेकिन जब वो वहाँ आते हैं तो इन्हें यहाँ पे ये गंजा आदमी मरा हुआ मिलता है। जैक ये गेस लगाता है कि उस गंजे आदमी का काम सिर्फ इतना था कि मेरे सेंस ऑफ स्मेल को डिस्ट्रॉय करे ताकि ये इन्वेस्टिगेशन रुक जाए। उन टेस्ट से भी ये पता चलता था कि जैक का बेटा शूटर है। इसके बाद विक्टर को कॉल आती है कि मर्डर के दिन पुलिस चीफ क्राइम सीन पे कभी नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने दूसरी टीम को भेजा था। तो जैक को समझ आता है कि जो दूसरा बंदा था जिसके हाथ में गन थी, जिसका
सेंट उसने स्मेल किया था उसने जरूर पुलिस चीफ का गन इस्तेमाल किया होगा। तभी उसे पहले लगा कि पुलिस चीफ सीन पे मौजूद था। पुलिस चीफ को पता था कि जैक को मेरी स्मेल आ सकती है और इसीलिए उसने दूसरे आदमी को भेजकर नाक पे वार करके इसके स्मेल सेंसर्स को डिस्ट्रॉय किया था और वही असली किलर होता है जिसने ड्रग डीलर को मारा था। अब सिर्फ इनको वो मिसिंग फ्लावर चाहिए था ताकि ये इस बात को प्रूव कर सके। सेंस ऑफ स्मेल ना होने के बावजूद भी जैक का दिमाग बहुत ही तेज होता है। जैक को पता होता है कि पुलिस चीफ एक बी फार्म चलाते हैं और जरूर उसने उस फ्लावर को वहाँ पे छुपाया होगा। वो एक हैकर को हायर करते हैं और उन्हें विग पहनाकर इनके एड्रेस पे भेज देते हैं। इस बी फार्म पे चले जाते हैं और यहाँ पर वो सर्विलेंस कैमरास लगाते हैं ताकि यहाँ पर नजर रख सके। इसके बाद ये एक नेबर की विंडो पर पत्थर मारते हैं ताकि वो गुस्से में आकर पुलिस चीफ को यहाँ पे बुला ले और वो इसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारे बी फार्म में चोरी हो रही है। दूसरी तरफ हैकर कैमरास को कनेक्ट करता है। अब ये उसको पकड़ने का टाइम था। इसी टाइम पे चीफ यहाँ पे आता है और घर में जाने के बजाय वो सीधा बी हाइव की तरफ जाता है। एक क्रेट खोलकर वहाँ से वो फ्लावर्स निकालता है। जैसे वो निकल रहा था तभी उसे वो कैमरा दिखता है और उसे एहसास होता है कि मुझे यहाँ पे फंसाया गया है। एक कैमरा की वीक सिग्नल होती है और इससे जैक को ये नहीं पता चलता कि पुलिस चीफ उनकी तरफ आ रहा है। जैसे वो ये सारे सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर पुलिस चीफ आकर इनको रोक लेता है। वो इनको गन दिखाकर डराता है लेकिन तभी पीछे से हैकर आकर इसका ध्यान भटकाता है और इसी दौरान जैक इस पे हमला करके इसे दबोच लेता है। इसके बाद पुलिस एक फुल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करती है और इन्हें साफ साफ उस कातिल का पता चल जाता है। पुलिस चीफ इन ड्रग ट्रैफिकर्स को बचाता था और उसके बदले उससे बहुत सारे पैसे मिलते थे और ये बात जैक के बेटे को फ्लावर खरीदते हुए पता चली थी। तभी पुलिस चीफ ने जैक के बेटे को फ्रेम किया था। इसके बाद ये केस बंद होता है और जैक को ठीक होने में 1 महीने का टाइम लगता है ताकि उसकी सेंस ऑफ स्मेल वापस आ सके। और इसके तुरंत बाद ही एक और केस आता है जिसमें एक मिलिट्री हॉस्पिटल में 4 सोल्जर्स को एक रात में कत्ल किया गया। इसके बाद जैक पहले तो हॉस्पिटल स्टाफ को स्निफ करता है यानी कि उनकी स्मेल लेता है और ऑन ड्यूटी डॉक्टर को स्मेल लेते हुए कहता है कि तुमने अभी एक नेक्रोसिस पेशेंट को ट्रीट किया है, तुमसे अभी भी डीके की बदबू आ रही है। इसके बाद नर्स की स्मेल लेता है और कहता है कि तुम पूरी रात एक डेस्क पे सोए हो, हवा की ठंडक तुम्हारे कपड़ों में अभी भी है। इसके बाद जैक वार्ड में जाता है और एक लंबी सांस लेता है और उसे किलर की स्मेल आती है जो कि 25 साल का है और नॉन स्मोकर है, लेकिन अटैक से पहले उसने शराब पी है ताकि उसे हिम्मत मिले। उसने स्कार हीलिंग ऑइंटमेंट का भी इस्तेमाल किया है और डॉक्टर हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन चेक करता है और उसे पता चलता है कि कल रात इन चारों में से एक आदमी ने वो ऑइंटमेंट यूज किया था। इसके बाद ये उसकी स्मेल लेने के लिए जाता है लेकिन उसके कपड़ों से कोई भी अल्कोहल की स्मेल नहीं आ रही थी, तो ये इस आदमी को छोड़ देता है। लेकिन सोल्जर कहता है कि हम नए रिक्रूटर्स हैं जो कि आउट ऑफ टाउन से हैं और हेड इंस्ट्रक्टर हमें आम तौर पे पीटा करता है। ये इसके बाद हेड इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं लेकिन वो कहता है कि हमने किसी को नहीं मारा और इसी टाइम पे इस इंस्ट्रक्टर की वाइफ आती है, उसे कपड़े लेने के लिए पैसे मांगती है और ये इंस्ट्रक्टर भी अपनी वाइफ के साथ आराम से बात करता है। ये सारे सोल्जर्स नॉर्मली ट्रेन हो रहे थे, कोई भी बुली की वारदात सामने नहीं आ रही थी, मतलब इनमें से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। बैलिस्टिक टेस्ट से पता चलता है कि किलर ने टीटी टाइप पिस्टल का इस्तेमाल किया है। इसी रात को 2 सोल्जर्स चोरी से शराब पीने लगते हैं और किचन में रखे हुए क्यूकम्बर पिकल्स को खाते हैं। जब सिर्फ एक ही पिकल बचा था तो इनमें से एक आदमी स्टोरेज रूम में और पिकल्स लाने जाता है और इसी टाइम पे एक आदमी मास्क पहन के अंदर आता है और इस सोल्जर पे मल्टीपल फायर करता है और दूसरी तरफ से वो सोल्जर जो अंदर गया था वो गोलियों की आवाज सुन लेता है और अपना दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन ये किलर इस दरवाजे को नहीं खोल सकता, तो वो इस दरवाजे पे गोली मारता है और इसी टाइम पे दूसरा सोल्जर आता है लेकिन ये किलर यहाँ से भाग जाता है और इसने एक आदमी को मारा होता है। जबकि किलर इस बेस में आराम से आ सकता है और इन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट होना चाहिए और पेट्रोल टीम की मदद से विक्टर को एक पुराना बैक गेट मिलता है जहाँ से कोई भी अंदर आ सकता है और किचन में जैक को एक धागा मिलता है जो कि किलर के सेंट से मिलता है और इसमें से सिंथेटिक लेदर की स्मेल भी आ रही होती है जो कपड़ा बसेस में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है किलर ने एक नई बस खरीदी हुई और इसे लगता है उस बस के जरिए से हम सीधा किलर तक पहुंच सकते हैं। इसी दौरान उस इंस्ट्रक्टर की वाइफ को एक मैसेज मिलता है और उसे सिगरेट मिलने के लिए बुलाया जाता है और जब उसका हस्बैंड पूछता है तो वो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड से मिल रही हूँ मूवी देखने के लिए और ये बात इंस्ट्रक्टर को नॉर्मल लगती है तो वो इसे क्वेश्चन नहीं करता। इसके बाद जैक और विक्टर सिटी के बस सेंटर में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एक नई बस सर्विस में आई है और वो इसे रोक लेते हैं और विक्टर ड्राइवर को कहता है क्या तुम्हें कल रात किसी मास्क पहने हुए आदमी को देखा है और ये बस ड्राइवर तुरंत से पहचान लेता है क्योंकि उस आदमी को इग्नोर नहीं किया जा सकता था और ड्रॉप ऑफ लोकेशन इस्तेमाल करते हुए वो इस किलर के घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैक को यहाँ पे कोई नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे एक गन मिलता है और एक बैग मिलता है और इस बैग में उस किलर ने पैसे और गन रखे थे और उन्हें एक डायरी भी मिलती है जिसमें पता चलता है कि किलर एक सोल्जर था और उसमें उसकी वाइफ के साथ फोटो भी होती है। दूसरी तरफ उस इंस्ट्रक्टर की वाइफ उस आदमी से मिलने के लिए
चली जाती है जिसने उसे मैसेज किया होता है और हमें पता चलता है कि ये असल में असली पति पत्नी होते हैं और इंस्ट्रक्टर ने इसकी वाइफ को जबरन अपने कब्जे में रखा है और उस इंस्ट्रक्टर ने अपने आदमियों को इस आदमी का फेस बिगाड़ने के लिए भी कहा होता है और वहाँ से भागने के बाद ये सोल्जर रिवेंज लेने के लिए वापस आया होता है और उस सोल्जर को भी मारा होता है जिसने इसका फेस बिगाड़ा होता है। और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वो इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आता है। उसने पहले ही अपनी वाइफ को नर्वस होते हुए नोटिस कर लिया था और वो इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचा और अब ये इन दोनों को मारने वाला होता है, लेकिन ये हस्बैंड इसे दबोच लेता है और अपनी वाइफ को भागने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी मारा गया और उसकी वाइफ भागते हुए एक वीरान शेड में पहुंच जाती है। ये इंस्ट्रक्टर उसका पीछा करते हुए यहाँ आता है, लेकिन ये औरत उसे पीछे से हमला करते हुए उसे तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता और कोर्ट ने इसे सेल्फ डिफेंस बताकर इस लड़की को छोड़ देते हैं और आखिर में ये केस भी खत्म होता है। अब शहर के दूसरी तरफ एक बेबी सिटर बच्चे के साथ खेल रही होती है और तभी ये डिस्क इनके हाथ से गिरती है, लेकिन एक आदमी ग्लव्स पहने यहाँ आकर ये उठाता है, औरत को दे देता है, लेकिन तभी ये आदमी इस ग्रैनी के आंखों में स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है और जैसे वो बेहोश हुई उस बच्चे को किडनैप कर लिया था और अब किडनैपर उससे $1,20,000 मांग रहा था। लेकिन जैक को कुछ शक होने लगता है कि किलर ने इतनी कम रकम क्यों रखी है और वो किलर इन्हें 48 घंटे का समय देता है पैसे तैयार करने के लिए, लेकिन उस बच्चे का फादर बहुत अमीर होता है और उसे डर होता है कि अगर पैसे देने के बाद भी वो किलर मेरे बच्चे को मार दे तो इस डर से वो पुलिस को कॉल कर लेता है। इसके बाद जैक उस डिस्क को सूंघ लेता है और पता चलता है कि वो किलर एक मेल था, लेकिन जबकि उसने ग्लव्स पहने थे तो उसकी एज और हाइट पता नहीं चल सकती। लेकिन इस डिस्क से उसे ड्रिंकिंग की स्मेल आती है, मतलब कि उस किलर ने कुछ पिया होगा। तो विक्टर पास ही के डस्टबिन में ट्रैश कैंस को ढूंढने लगता है, लेकिन उस बच्चे का फादर कहता है कि मैंने तुम्हें केस को सॉल्व करने के लिए बुलाया, ना कि गार्बेज कैंस को ढूंढने के लिए। पुलिस को एक सोडा कैन मिलता है और इसे सूंघने के बाद और जैक कहता है कि किडनैपर के बाल ग्रे हैं, वो 50 साल का है और एक हैवी स्मोकर है, मतलब कि वो एक दिन में एक डब्बी पी लेता था और उसके स्वेट के स्मेल से इसमें उसके नाइट्रोसामाइंस मिलते हैं। जैक को यहाँ पे ये भी पता चलता है किडनैपर को लिवर कैंसर भी है और इस कैन से उसे उसके डॉक्टर का भी पता चल जाता है। इस कैन पे एक स्प्रे पेंट की स्मेल भी होती है, लेकिन उस बात का पता नहीं होता। जैक इस कैन को घर पे लेके जाता है टेस्ट करने के लिए और वो इसे काट कर इस पे पानी छिड़क के उस सेंट को अलग कर देता है जो उस किलर की होती है। वो तभी विक्टर को कॉल करता है और कहता है कि ये एक स्प्रे पेंट है जो कि कार्स में इस्तेमाल होता है। तो विक्टर उस क्लिनिक के पेशेंट्स की लिस्ट मंगवाता है और उसमें से उस पेशेंट को ढूंढने लगता है जिसका लिवर कैंसर होता है और क्रॉस चेक करते हुए वो कार डीलर के पास जाते हैं और उन्हें इस बारे में बताते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक पेशेंट को 4 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था और विक्टर उसे वहाँ किडनैप करने के लिए जाता है, लेकिन ये शॉप क्लर्क उसे कहता है कि बॉस एयरपोर्ट की तरफ अभी निकले हैं और वो इन्हें इसकी लाइसेंस प्लेट और फ्लाइट का टाइम दे देती है। विक्टर एयरपोर्ट कॉल करके फ्लाइट को लेट करवाता है और रास्ते में उसे वो आदमी भी मिल जाता है और वो इसे रोक कर पूछते हैं कि आपने एक बच्चे को किडनैप कर लिया है, लेकिन ये आदमी उन्हें गुस्सा होकर बताते हैं कौन सा बच्चा, मैं तो 3 दिन से लॉस एंजल्स में था और उसको प्रूव करने के लिए मेरे पास प्लेन की टिकट्स भी है। तो विक्टर को पता चलता है कि हमने एक गलत आदमी को पकड़ लिया है, लेकिन असली कातिल कौन होता है। इसके तुरंत बाद ही उस बच्चे के फादर को एक और लेटर मिलता है जिसमें उसके बच्चे के बाल होते हैं। जैक इसको स्मेल करता है और ये उस बच्चे के ही होते हैं और उसे एक रेयर फ्लावर की स्मेल भी आती है। इस लेटर से पॉलिश पाइन ट्रीज की स्मेल भी आ रही होती है जो कि एक रेयर फ्लावर होता है और वो सबर्स पे ही उगते हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। जैक को पता चलता है कि किडनैपर का लिवर डिजीज धीरे धीरे ठीक हो रहा है जो कि पोस्ट सर्जरी करने के बाद भी इम्पॉसिबल था। इस लेटर से उसे जापानीज टी की स्मेल भी आती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टी शॉप्स होते हैं और एक एक करके उन्हें ढूंढने में टाइम लग सकता है। इस बात से फादर बहुत घबरा जाता है और किलर ने आज 4 बजे तक का टाइम दिया होता है, नहीं तो वो बच्चा मर जाएगा। विक्टर को इस लेटर के सेंडर का पता चल जाता है और उसे पता चलता है कि उस नैनी यानी कि बेबी सिटर ने उस लेटर को भेजा था और इन्हें पता चलता है कि वो नैनी भी इन्वॉल्व थी और वो अक्सर जापानीज टी सेंटर पे जाया करती थी, जिससे पता चलता है कि उस लेटर से जापानीज टी की स्मेल क्यों आ रही थी। इसके बाद जैक और विक्टर रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वो वहाँ पे ग्रैनी की फोटो दिखाते हैं। तो मैनेजर कहता है कि वो यहाँ पे अक्सर आया करती है क्योंकि वो टी मास्टर यानी कि चाय बनाने वाले से मिलती है और ये रेस्टोरेंट उसी टी मास्टर का हुआ करता था, लेकिन 6 महीने पहले एक अमीर शख्स ने इस रेस्टोरेंट को खरीदा था। इसके बाद विक्टर पेशेंट के डेटाबेस में उस टी मास्टर का नेम डालते हैं और इन्हें यहाँ पर एक फीमेल पेशेंट का नाम मिलता है, जबकि आमतौर पर मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड्स का सरनेम यूज करते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि वो लिवर कैंसर पेशेंट उस किडनैपर की वाइफ है। इसके बाद वो प्राइवेट क्लिनिक पर जाते हैं, लेकिन वो पेशेंट ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका था। किस्मत से उन्हें एक हेयर क्लिप मिलती है जिसपे जैक को उस फ्रिस्बी की स्मेल और उस लिवर पेशेंट की स्मेल भी आती है और जैक इस
क्लिप को स्मेल करता है और पता चलता है कि फ्रिस्बी और उस लेटर की स्मेल इस पेपर क्लिप से मिलती है। इसके बाद ये रेस्टोरेंट का मैनेजर उस अमीर बाप को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि उसका पुराना दुश्मन ही किडनैपर था, लेकिन किसी को भी उस आदमी का एड्रेस नहीं पता होता, सिर्फ वो नैनी ही उसके करीब थी। इसके बाद ये आदमी नैनी के पास जाता है और उसे एड्रेस बोलने के लिए कहता है, लेकिन ये नैनी उसे मना कर देती है। तभी उसके फोन पे कॉल आती है जो कि किडनैपर की होती है और ये फादर तुरंत से कॉल की लोकेशन ट्रेस करने को कहता है। इसके बाद जैक और विक्टर जल्दी से यहाँ आते हैं और ये नैनी सब कुछ उगल देती है। उसके फादर और ये अमीर आदमी एक टाइम पे बिजनेस पार्टनर्स हुआ करते थे और इसी दौरान इस अमीर आदमी का बिजनेस और भी बढ़ जाता है, तो वो इस नैनी के फादर को फोर्स करता है तुम अपना बिजनेस मुझे बेच दो, और वो भी बहुत ही कम रकम पे। और इस वजह से उसका फादर ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपनी जान ले लेता है। और उस किडनैपर की वाइफ को अभी कैंसर है, उसे एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है और इसीलिए इसने उस किडनैपर का साथ दिया था ताकि ये अपना ट्रीटमेंट कर सके और अपने फादर का बदला ले सके। और ये सारा राज बाहर आता है। किडनैपर ने 2 प्लेन टिकट्स खरीदी होती है अपने वाइफ और अपने लिए, ताकि उसकी वाइफ यहाँ से भाग सके, लेकिन वो अमीर आदमी यहाँ पर पहले पहुंचता है। वो किडनैपर को पंच मारता है और उसे जकड़ने लगता है। तभी इस किडनैपर की वाइफ एक बियर बॉटल उठाती है और इस अमीर आदमी के सर पे मार देती है। ये इसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है और एक रॉड उठाकर उसे मारने लगता है और उसका इल्जाम इस किडनैपर पे डालने वाला होता है। लेकिन इसी टाइम पे विक्टर और जैक यहाँ पे आता है और इस हादसे को रोक लेते हैं। अगली सुबह जब स्निफर यानी जैक अपने घर में कॉफी पी रहा होता है, तभी दरवाजा नॉक होता है और एक डिलीवरी मैन जैक को एक पैकेट देता है जिसमें किसी भी सेंटर का नाम नहीं लिखा होता है। इस डब्बे के अंदर एक पेन और पेपर होता है। जैक इसकी स्मेल लेता है, लेकिन इस पे कोई भी स्मेल नहीं होती और इस पेपर पे सिर्फ 3 वर्ड लिखे होते हैं, सेव हर। जैक विक्टर को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन इस लेटर पे कोई भी सेंट नहीं होता है, लेकिन उस पेन पे होती है और वो स्मेल एक ब्लॉन्ड वुमेन की होती है जिसकी एज 25 से 30 तक है। और इसके साथ साथ एक स्टेबल सेंट होती है और बैंक नोट्स की सेंट होती है। तो विक्टर कहता है कि ये तो एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है, क्योंकि 15 मिनट पहले हमें एक औरत मरी हुई मिली। ये लोग वहाँ पे जाते हैं और जैक इसकी स्मेल लेता है, लेकिन ये कंफ्यूज होता है क्योंकि इसकी बॉडी पे किसी और इंसान की सेंट नहीं होती। अब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, तो वो किलर जैक को कॉल करता है और कहता है कि उसकी मौत तुम्हारे जिम्मे है, लेकिन तुम्हारे पास दूसरी लड़की बचाने के लिए अभी भी टाइम है। विक्टर को एक दूसरा बॉक्स यहाँ पे मिलता है। जैक इसको स्मेल करता है, लेकिन इस पे कोई भी स्मेल नहीं होती और अंदर एक पेपर होता है और एक दूसरा पेन। पेपर पे लिखा होता है कि वो आसपास ही कहीं पे है, हो सकता है कि ये एक सेकंड टारगेट हो। पेन पे एक इंजन ऑयल और गैसोलीन की स्मेल होती है जो कि मोटरबोट इंजन से आती है। इस पे रॉटन वुड और एलजे की स्मेल भी आ रही होती है जो आमतौर पर लेक्स और पॉन्ड्स में मिलती है। मतलब कि दूसरा टारगेट साफ तौर पे एक बोट ऑपरेटर था। इस पेन पे हेयर की स्मेल भी होती है। तो जैक कहता है कि विक्टिम करीबन 50 साल का आदमी है जिसके बाल ग्रे कलर के हैं और एक क्लोज स्निफ लेने से पता चलता है कि विक्टिम एक बारबेक्यू शॉप के नजदीक ही रहता है। तो वो तुरंत से एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर लेक बोर्ड्स भी होती है और इस ऑनर को क्वेश्चन करने के बाद उन्हें फाइनली उस टारगेट का एड्रेस मिलता है। लेकिन घर के अंदर सिर्फ एक कुत्ता होता है। लेकिन तभी जैक को सेकंड टारगेट एक बोट में मरा हुआ मिलता है और इसकी बॉडी पे भी कोई भी फॉरेन सेंट नहीं होता, यानी कि दूसरे आदमी की सेंट नहीं होती। क्या किलर कोई ऐसा आदमी है जिसे जैक ने पहले जेल भेजा हुआ हो और अब वो इससे बदला लेने के लिए आया है? जैसे ही ये अनुमान लगा रहा होता है, वो किलर फिर से कॉल करता है। वो कहता है कि तुम मुझे और भी निराश कर रहे हो और ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर तुमने तीसरे टारगेट को बचा लिया तो मैं तय कर लूंगा कि तुम्हें बद से बदतर मौत मिले। जैक बहुत हैरान होता है और इसके बाद ये पोस्टल ऑफिस जाते हैं ताकि वो उस सेंडर की सेंट ले सके। वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं उस सेंडर को ट्रेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। ये पैकेज बीच में ही कहीं से आया था और इस पे फोन नंबर्स को भी ट्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किलर हर बार उसको चेंज करता है। और अब जैक को प्रोटेक्ट करने के लिए विक्टर जैक के पीछे 2 गार्ड्स को लगा देता है। इसके तुरंत बाद तीसरा बॉक्स मिलता है, लेकिन इस पेपर पे कोई भी सेंट नहीं होता। लेकिन पेन की स्मेल से पता चलता है कि अगला टारगेट एक औरत है 30 से 35 साल के बीच में। इससे प्रोपिलीन ग्लाइकोल की सेंट आ रही होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग डिओडाइजर होता है जो कि आइस स्केट्स में इस्तेमाल किया जाता है। सारी स्मेल्स को जांचने के बाद जैक को पता चलता है कि टारगेट रोलर आइस स्केटिंग में काम करती है। इस पेन पे ब्रायर वुड की हल्की सी स्मेल भी आ रही होती है जो कि स्मोकिंग पाइप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। एक ऐसी जगह जहाँ पर आइस रिंग भी है और एक पाइप शॉप भी है। ये सिर्फ एक शॉपिंग मॉल हो सकता है। ये इस लोकेशन का पता चलता है और स्निफर को लेके वहाँ पे जाता है और वो तुरंत से एक ब्लॉन्ड वुमन को देख लेता है जो कि स्केटिंग स्टॉल पे काम करती है। विक्टर अपने आदमियों को यहाँ के क्राउड को मॉनिटर करने लगा देता है और इस बार वो किलर को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। इसी दौरान किलर फिर से कॉल करता है, क्या तुम अपना पिज्जा एंजॉय कर रहे हो? तुम्हारी नाक अब यूजलेस है क्योंकि तुम गलत जगह पे हो और वो थर्ड टारगेट तुम्हारी वजह से मर सकता है। जैसे ही कॉल करती है, इस मॉल के दूसरी तरफ से चीखने की आवाज आती है। यहाँ का एक एम्प्लॉय कोने पे पड़ा हुआ मिला। ये इस मॉल का इलेक्ट्रिशियन होता
है और उस किलर ने इसकी यूनिफॉर्म चुराई होती है और वो इस टाइम ब्यूटी सैलून की तरफ जा रहा होता है। जैक को तभी पता चलता है कि ग्लाइकोलॉल ब्यूटी क्रीम्स में भी इस्तेमाल होता है। वो जल्दी से सैलून पे जाते हैं, लेकिन वो थर्ड विक्टिम पहले से मरी होती है। बॉडी के पास में एक दूसरा बॉक्स होता है और इस पेपर पे लिखा होता है कि तुमने उसे मारा, और गुस्से में आकर जैक इस कागज को काट देता है और एक मेगाफोन उठाकर चलाने लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन वो किलर ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है। एक के बाद एक मौत होते हुए देखकर जैक इस काम को छोड़ने का सोचता है। जैक इस रात एक्सपेरिमेंट्स करता है और पता लगाता है कि उन पेपर्स से कोई सेंट क्यों नहीं आ रही है और इस ट्रिक को कैसे काउंटर करे। भले ही तुम ये काम छोड़ना चाहो, लेकिन वो किलर तुम्हें छोड़ने नहीं देगा। इसके तुरंत बाद चौथा बॉक्स आता है। जैक इस बॉक्स को खोलता है और अपना ही तैयार किया गया हुआ एसिड इस पेन पे छिड़कता है, जिससे जैक को जिंक रेजिलिएट का पता चलता है, जो कि एक डिओड्रेंट कंपाउंड होता है जिसे किलर अपनी गंध मिटाने के लिए इस्तेमाल करता है। इस बार इस पेन पे एक जवान लड़की की स्मेल आ रही थी, जो कि सिर्फ 8 या 9 साल की होगी, जो कि एक स्कूल में आर्ट और डांस सीख रही है। इस पेन से वुड की स्मेल भी आ रही होती है, मतलब कि ये स्कूल एक लंबर मिल के नजदीक में है। इसमें से कॉनिफर ट्रीज की भी स्मेल आ रही थी और विक्टर तुरंत से इस स्कूल को ढूंढ लेता है, लेकिन जैक अपना बनाया हुआ स्प्रे इस पेन पे दोबारा छिड़कता है। उसे पता चलता है कि कॉनिफर सेंट फेक था और जानबूझ के किलर ने इस पे ऐड किया था। तो जैक अपनी बातें वापस लेता है, मतलब कि वो स्कूल इसी शहर में है और इस बार ये लोग उस बच्ची को बचा लेते हैं। लेकिन इसके बाद किलर का कोई कॉल नहीं आता। जैक इस पेपर को फिर से एनालाइज करता है और अपनी क्षमता की वजह से इसके अंदर से स्मेल धीरे धीरे बाहर आती है। जैक को किलर का पता चलता है, जो कि वही आदमी होता है जिसने वो पहली लेटर दी होती है, क्योंकि जो स्मेल इस पेन से आ रही होती है वही स्मेल उस पहले वाले पेन से आई थी। वो जल्दी से इसके एड्रेस पे जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं वो किलर यहाँ से भाग चुका था और यहाँ दीवार पे जैक की तस्वीर होती है, जिसमें आंखें और नाक काट के होती है, मतलब कि वो जैक से नफरत करता है। इसके बाद किलर दोबारा से कॉल करता है और इसी दौरान विक्टर का हैकर उस कॉल को ट्रेस करता है। तो ये किलर जैक को एक 5वें पेन की तरफ गाइड करता है और एक स्निफ लेते ही जैक का एक्सप्रेशन चेंज होता है, क्योंकि इससे उस फीमेल डॉक्टर की स्मेल आ रही होती है जिसने जैक को पहले ट्रीट किया होता है। तो जैक उसे मैसेज करता है कि अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, लेकिन किलर कहता है कि तुम मेरे पास अकेले आओ वरना मैं इस औरत को मार दूंगा। इसके बाद विक्टर एक एम्बुश तैयार करता है और जैक बुलेट प्रूफ वेस्ट और एक ब्लूटूथ पहन के एक वीरान जिम में जाते हैं। डॉक्टर कुर्सी से बंधी हुई थी। जैसे वो जाता है तो पीछे से किलर आता है। ये किलर स्नाइपर के ब्लाइंड स्पॉट पे खड़ा होता है, जिससे कि क्लीन शॉट नहीं मिल रहा था। तो विक्टर जैक को थोड़ा पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो किलर को बाहर निकाल सके, लेकिन ये किलर बहुत ही शातिर होता है। लेकिन ये किलर इस खतरे को पहले ही बाप लेता है और दोबारा से कवर में चला जाता है। ये कहता है कि उस छोटी बच्ची को मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी, जिससे वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती थी और उससे पहले जो विक्टिम्स थे वो प्रोस्टिट्यूट्स थे और एडिक्ट्स थे, जिनका कोई मोल नहीं था। उसे लगता है कि वो दुनिया के लिए एक एहसान कर रहा है और कहता है कि मैं बहुत स्मार्ट था और इस वजह से मुझे तुमसे मुकाबला करना पड़ा। इसके बाद जैक लंबी सांस लेता है और कहता है कि तुम 10 साल अकेले रहे हो, तुम्हें कोई भी लड़की नहीं चाहती, असल में तुम इस दुनिया के सबसे बड़े कचरे हो। तभी ये किलर दौड़ के जाता है और जैक के गले पे गन रखता है। तुम कचरे हो और तुम्हारे जैसे कचरे को जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि स्ट्रक्चर के पिलर्स स्नाइपर के एम को रोक रहे थे, वो जैक को एक डिवाइस देता है और चेतावनी देता है कि अगर तुम इस लड़की से 10 मीटर भी दूर गए तो वो एक्सप्लोड होगी, यानी कि फट जाएगी। इसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैक इस ट्रिगर को स्मेल लेता है और पता चलता है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इससे कोई भी बॉम्ब नहीं फटने वाला। और ये बात पता चलते ही वो इस किलर के पीछे जाने लगता है। जब विक्टर यहाँ पे आता है तो जैक ने उस आदमी को जमीन पे गिराकर बुरी तरह से पीट कर मारा होता है और इसके बाद जैक चुपचाप यहाँ से निकल जाता है और विक्टर उसे देखता रहता है। डॉक्टर को बचा लिया गया था। ये था स्निफर का सीजन 1। ये एक अजीब सा इंसान है जिसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मेलिंग पावर होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।